Hello. Hello, dear students and their parents. ये जो सेशन है, ये आपको अभी जो जेई मेन के पहले बचे हुए डेज हैं, इनमें किस पैटर्न पे रिवीजन करना है, किस रिसोर्स मटेरियल की हेल्प लेनी है और पीवाईक्यूज में से क्या क्या करना है, इन चीज़ों के लिए एक गाइडलाइंस है। सबसे पहला पॉइंट है पैटर्न ऑफ रिवीजन। और मैंने जो पॉइंट्स हैं रेडी किए हैं, वो बिल्कुल स्टूडेंट्स की जैसी रिक्वायरमेंट होती है। जो स्टूडेंट्स मुझसे जनरली पूछते हैं, सर अब मुझे रिवीजन कैसे करना चाहिए, अब मैं 11th के पार्ट पे ज़्यादा फोकस करूं या 12th के पार्ट पे ज़्यादा फोकस करूं। तो ये उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बताया गया कि जो रिवीजन पैटर्न है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें कि बार बार आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस एक मोड बना लिया और आप बस उसी मोड पे आगे चलते जाएंगे, और टेस्ट सीरीज जो होगी, उस टेस्ट सीरीज में आप अपनी परफॉर्मेंस देखोगे कि उसके थ्रू एक अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। सो रिवीजन पैटर्न में देर आर टू पार्ट्स की। 12th वाला पार्ट मैं फर्स्ट पहले बात कर रहा हूँ। 12th पार्ट, 12th पार्ट का रिवीजन क्यों जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। 12th पार्ट और 11th पार्ट का जो वेटेज है जेई के पेपर में, यूजुअली इट्स ऑलमोस्ट इक्वल। लास्ट ईयर इट वाज कि 12th पार्ट वाज 51%। 51% क्वेश्चंस आर फ्रॉम द 12th पार्ट, और 11th पार्ट से थे 49% क्वेश्चंस। बट ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है। माई परसेप्शन इज दैट इट विल नॉट बी ब्रॉट इक्वल। गवर्नमेंट ने जैसे जैसे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी इजीनेस जनरेट करने के का एफर्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा और स्विंग हो सकता है। मे बी कि इट कुड बी अराउंड 55 to 60%, and around this could be 45 to 40%। ऐसा हो सकता है। बट फिर भी मान लीजिए हम ये मान लें कि दोनों पार्ट्स का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज होगा, तो भी 12th पार्ट का रिवीजन कैसे करना है। 12th पार्ट के रिवीजन में सबसे पहले आपका आता है कि रिसोर्स मटेरियल मींस आपको लॉज, थ्योरी, एग्जांपल्स देखने कहाँ से है। तो मैं फिजिक्स के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि फिजिक्स में मेरे जो क्लास के नोट्स हैं, उसमें जो लॉज हैं, जो थ्योरी है, जो डेटा है, वो बिल्कुल कंप्लीट है। अगर कहीं पे कोई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो किसी स्पेसिफिक डेटा पे बेस्ड होते हैं, सो इट इज माय ड्यूटी टू प्रोवाइड यू विद दैट एट द टाइम ऑफ रिवीजन। जब हम लोग इसका रिवीजन अभी करेंगे, तो उसमें अगर किसी टॉपिक में ऐसा कोई भी डेटा है जो कि क्वेश्चन बिल्कुल डेटा बेस्ड है, एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन बेस्ड, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर ऐसी कोई चीज होगी भी, तो दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय मी। सिमिलरली आप बाकी फैकल्टी मेंबर से भी ये बात कर लें कि क्या उनके नोट्स, उनके एग्जांपल्स, उन्होंने जो थ्योरी कराई है, क्या वो सफिशिएंट है, क्योंकि ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते रहते हो, आप कभी कोई नेट से सर्च करते हो, कभी आप कोई बुक से कर देखते हो, तो इट विल बी ए वेस्टेज ऑफ टाइम। मतलब आप मल्टीपल प्लेसेस से करने में, फिर आप एक बार थ्योरी का पार्ट यहाँ से किया, फिर दूसरे उससे किया, तीसरे से किया। और ये नहीं है कि साइंसेस में थ्योरी अलग अलग होती है, इट इज द सेम। बट बिकॉज अभी आप, इट इज बीइंग इमेच्योर, आपसे क्या होगी कि उनके लैंग्वेज के प्रेजेंटेशन के चक्कर में आप फंस करके आपको क्या लगेगा कि ये तो कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, कुछ और इंफॉर्मेशन है।
और वो आपकी कॉन्सेप्चुअलिटी को थोड़ा और लो उसमें ला देगा। तो आप ये नहीं करोगे। जैसे मैंने बोला, फिजिक्स में इट्स माई कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी लॉ, किसी भी टाइप का क्वेश्चन, किसी भी टाइप का एग्जाम्पल, कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, सब कुछ मेरे नोट्स में ऑलरेडी होगा। और अगर कोई डेटा या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी पेंडिंग होगी, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवीजन मैं उसे करा दूंगा। और अभी 12th वाले पार्ट का जो रिवीजन, ये चीज मेरी जो मैंने अभी बोली, ये 12th और 11th दोनों पार्ट्स के लिए वैलिड है। ठीक है ना, ये एप्लीकेबल है दोनों के लिए। अब 12th वाले पार्ट का रिवीजन अभी हम कैसे करें, बिकॉज 12th वाला सिलेबस ओवर हो गया है। सो इन एवरी क्लास I'll be taking in every class just a minute. So in every class, we will be doing, majority of the time we'll be spending for the 11th part, and एक छोटा सा टाइम मैं दूंगा हर एक क्लास में। मैं पहले से ही बता दिया करूंगा कि विच टॉपिक इज टू बी रिवाइज्ड। आप उसे अपनी ओर से फुली रिवाइज करके आएंगे। और फुल रिवीजन का मतलब है कि अगर आप उसमें से पीवाई क्यूज भी देख करके आओ। पीवाई क्यूज कौन से देखने हैं, ये मैं अभी अपने नेक्स्ट उसमें आऊंगा, कौन से पीवाई क्यूज देखने हैं। आप उसमें से पूरा मैटर रिवाइज करके आओ, सारे एग्जांपल्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। और साथ में पीवाई क्यूज भी करके आओ। तो रिवीजन वाले पार्ट में मेन चीज क्या है कि मैं आपसे कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछूंगा। आपने रिवीजन किया है स्पेसिफिक क्वेश्चंस एंड स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स। कोई हाफ एन आवर के रिवीजन में एक बार की एक क्लास में वी कैन रिवाइज वन टॉपिक। उसमें मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स पूछूंगा। और आपको जो लगता है रिवीजन के ड्यूरिंग कि आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं है, आप लोग मुझसे पूछेंगे। तो वो टॉपिक अल्टीमेटली बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट होता रहेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी पैटर्न ऑफ रिवीजन, राइट। अब 11th वाले पार्ट में, क्योंकि अभी ये पार्ट जो बच्चे 2 ईयर कोर्स के हैं उनका तो ऑब्वियसली पहले भी हुआ है, जो बच्चे नए हैं उनमें इतना स्पेसिफिक पार्ट ना केवल मैं, बाकी फैकल्टी से भी मैंने यही बोला है, उतना स्पेसिफिक पार्ट कराएंगे कि जिससे आपका जेई मेन का जो क्वेश्चन है वो करेक्ट होने के आपके 100% चांसेस हो। 11th वाले पार्ट में जहां तक बात है असाइनमेंट की, अब आप इस मोमेंट पे अगर ये सोचते हो कि आप हमारा पूरा असाइनमेंट सॉल्व कर लोगे और साथ में पीवाई क्यू सॉल्व कर लोगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हाँ, मतलब अपने ही असाइनमेंट्स में हम लोग क्वेश्चंस को मार्क कर दिया करेंगे, सो दैट कि आपका वो ये ना हो कि आपको एक बार बार सिमिलर क्वेश्चंस का रिपीटेशन हो रहा है। तो आप उनमें से अगर मान लीजिए ओवरऑल एक असाइनमेंट में अराउंड 40 क्वेश्चंस हैं, तो मे बी आपको 10 to 15 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। तो वो भी हो सकता है और पीवाई क्यूज भी हो सकते हैं, इतना वर्क होगा। तो इसमें क्या हुआ, पीवाई क्यूज साथ साथ होते जा, सो दैट कि आपको दोबारा से फिर उसमें नहीं आना पड़ेगा। जब बिल्कुल जनवरी आ जाएगा तो जनवरी के मोमेंट पे आपको ये नहीं कि बार बार फिर पीवाई क्यूज का करना है। फिर उस मोमेंट पे कैसे फर्दर क्वेश्चंस के थ्रू आपका रिवीजन होगा तब वो बताया जाएगा। ऑल राइट। सो दैट मीन्स कि 11th वाले पार्ट में व्हाट हम लोग जो करा रहे क्लास में, थ्योरी का मैटर, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल कंप्लीट होंगे। कहीं से कोई एक वर्ड भी नहीं देखना है। और बाहर से अपने असाइनमेंट्स में से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस विल बी मार्किंग, जो कि by the experience we can say that those kind of questions are repeatedly asked in the JEE main exam। और PYQs में से बताऊंगा कि मैं PYQs को कैसे यूज करना है, राइट। सो दिस इज अबाउट द रिवीजन पैटर्न। हाँ, along with that आपका टॉपिक्स होते रहेंगे। 12th वाले पार्ट का भी रिवीजन होता रह रहा है, 11th वाले पार्ट का भी होता रह रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ टाइम ऐसा और निकालना होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट कि दोनों पार्ट्स के रिवीजन के लिए व्हाट यू हैव रिवाइज्ड, उसके लिए एक होता है कि बहुत बहुत ही क्विक रिवीजन। आपको दोनों पार्ट्स के लिए लगातार जो पार्ट ऑलरेडी रिवाइज होता रहेगा उसके लिए आपको एक क्विक रिवीजन का टाइम भी रखना होगा।
सो दैट कि जो आपने रिवाइज किया, जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, अब वो बिल्कुल एंड मोमेंट तक बिल्कुल भूलने नहीं चाहिए। जेईई मेन के पेपर तक वो आपके बिल्कुल परफेक्टली टच में रहने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इसकी जेईई मेन जो बच्चे अभी बोर्ड एग्जाम्स में भी अपियर होंगे और उनके अब प्री बोर्ड्स के एग्जाम्स भी आ गए होंगे, चल रहे होंगे, ये स्टार्ट होने वाले होंगे, तो उनको जेईई मेन की प्रिपरेशन का अलाइनमेंट प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ कैसे करें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरेंट्स को स्कूल में पीटीए में बुलाते हैं, उनकी गाइडेंस और फिर हमारी गाइडेंस, तो पेरेंट्स भी कई बार उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे के मार्क्स थोड़े से भी कम आए, इमीडिएटली स्कूल के फैकल्टी मेंबर्स क्या बोलेंगे कि अब इस टाइम पे आप जेई मेन में अप्रैल अटेम्प्ट में कर लें, अभी आप बोर्ड के एग्जाम्स में फोकस करो, नहीं तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में कम मार्क्स आएंगे। तो मैं बिल्कुल इसका उल्टा बोल रहा हूँ और मैं अपनी बात को जस्टिफाई भी कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के एक मूव को मैं बहुत वेलकम करता हूं कि उन्होंने बोर्ड के पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट जेईई मेन के जैसा कर दिया। जैसे आप बोलते 5 मार्क्स क्वेश्चन जो पहले होता था, अब वो 5 मार्क्स क्वेश्चन नहीं है, इट्स 2+2+1 और इट्स 3+2। मीन्स व्हाट, बोर्ड का पूरा पेपर, और वही चीज ऑब्वियसली प्री बोर्ड के पेपर में भी होगी। पूरा पेपर बोर्ड का कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस से फिल्ड होगा। Along with that, there could be somewhat some small, not very big, small derivations and definitions. No one can change the laws. आप जो पढ़ रहे हैं आपके फंडामेंटल साइंसेस में, दे आर द फंडामेंटल लॉज, डेफिनेशंस। तो वो डेफिनेशन या लॉ जैसा है वैसा ही मैंने भी डिक्टेट किया होगा और केमिस्ट्री की मैडम ने भी ऐसे ही बताया होगा, राइट। तो फिर भी है कि अगर आपको एक लॉ एग्जैक्ट लैंग्वेज में जैसे होता ना, क्या एनसीईआरटी पूरी पढ़नी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। फिजिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं। आप इस चीज को नोट कर लें, आपको एनसीईआरटी पूरी रीड नहीं करनी है। एनसीईआरटी एक टेक्स्ट बुक है जिसकी बच्चा पहली बार अगर कभी कोई पढ़ता है तो वो सब्जेक्ट मैटर की अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने के लिए करते हैं। अब ये टाइम एग्जाम के टाइम पे रिवीजन का टाइम है। इट्स नॉट कि आप दोबारा से उसकी अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करो। अगर आप दोबारा से अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करने का ये प्रोसेस, यानी कि एनसीईआरटी की रीड करने का प्रोसेस, किसी के भी कहने से आप स्टार्ट करते हो तो एग्जाम में मार्क्स अच्छे आना वो मुश्किल। इसलिए नहीं, आपके पास आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपका सब कुछ आता है, ज्यादा एनसीईआरटी की बुक से क्या करना आपको, डेफिनेशन एग्जैक्ट लैंग्वेज में। अगर आपको लग रहा कि जैसे आपने मेरी कॉपी से भी किया, आपको लगा कि डेफिनेशन में कहीं पे कुछ गैप है, आपसे नोट करने में गैप हो गया है, तो आप एग्जैक्टली उस लॉ की डेफिनेशन, ठीक है ना, आपके डेफिनेशन उससे देख सकते हैं। अपने ही कॉपी में डेफिनेशन में आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो तो उसके अकॉर्डिंगली ला सकते हैं। डेरिवेशंस आपको सारे कवर कराए गए हैं, कोई भी डेरिवेशंस है आपको सारे कराए गए हैं, राइट। सो पॉइंट क्या था हमारा कि जेई मेन की प्रिपरेशन को बोर्ड के पेपर से, प्री बोर्ड के पेपर से अलाइन करना। सो योर एंटायर प्रिपरेशन हैज टू बी फॉर व्हाट, आपकी पूरी प्रिपरेशन होनी है जेई मेन के लिए, फुल फोकस ऑन जेई मेन। जब आप जेई मेन के लिए करेंगे प्रिपरेशन, कीपिंग इन माइंड दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेन, आपके कॉन्सेप्चुअलिटी में आप अच्छे होंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस के आंसर करने में भी अच्छे होंगे, न्यूमेरिकल्स के सॉल्व करने में भी आप अच्छे होंगे, और डेरिवेशंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, डेरिवेशंस आर आल्सो वेरी कॉन्सेप्चुअल। आप डेरिवेशंस में भी यूजुअली क्या होगा, जब आप कॉपी से रिवाइज करोगे तो आप डेरिवेशंस को छोड़ थोड़ी दोगे, वो आप डेरिवेशंस भी तो साथ साथ करोगे इसमें, क्योंकि डेरिवेशंस के कई बार डेरिवेशंस के स्टेप्स पे बेस्ड क्वेश्चंस जेईई मेन में होते हैं, तो डेरिवेशंस आर नॉट टू बी लेफ्ट। सेकेंडली, डेरिवेशंस का नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, ये केवल बच्चे जब ठीक से पढ़ाई नहीं करते तो उन्हें लगता है स्कूल का पेपर डेरिवेशन 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 बेस्ड होता है।
रियली ऐसा नहीं होता है। एक बार आप ट्रुथ को रियलाइज करो, अपने स्कूल का पेपर आप ठीक से देखो, उस पेपर में क्या मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इन चीजों पे बेस्ड नहीं थे? प्री बोर्ड्स में भी, इसके पहले भी वो डेरिवेशंस पे बेस्ड नहीं थे ज्यादा। डेफिनेशंस भी बहुत ही मिनिमम, 2-3 डेफिनेशंस आती हैं पूरे पेपर में, 2-3 या 4 डेफिनेशंस। डेरिवेशंस भी अगर आप काउंट करोगे तो हार्डली यूल फाइंड की मैक्सिमम 4 to 5 डेरिवेशंस। तो मैंने बोला डेरिवेशंस तो रिवाइज करने हैं, ये थोड़ी कि डेरिवेशंस रिवाइज नहीं करने, उसके स्टेप्स। डेरिवेशन इज व्हाट? डेरिवेशन इज a जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। आप एक स्टेप आपने लिखा, वो किसी लॉ पे बेस्ड था, थोड़ा सा उसमें मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशन किया, मैथमेटिकल एक्सट्रापोलेशन किया, अगला स्टेप आ गया, उसके थ्रू उसमें कोई दूसरा लॉ भी इंसर्ट करा, अगला स्टेप आ गया। सो डेरिवेशंस आर समथिंग ब्यूटीफुल थिंग्स, दे इन्वॉल्व मल्टीपल लॉज इन सम मैथमेटिकल स्टेप्स टू गेट टू द फाइनल रिजल्ट। तो वो आपको इग्नोर नहीं करना है, राइट? ये जब जेई मेन की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, बट योर फोकस शुड बी ऑन व्हाट? जेई मेन। आप प्री बोर्ड्स में भी अच्छा करेंगे। और अगर मानो कि किसी बच्चे का प्री बोर्ड में सपोज कि 70 में से कोई राउंड, मैं कह रहा हूं एक, मैं कम लेकर के चल रहा हूं, 42-45 मार्क्स भी आ गए, तो भी पेरेंट्स आप वरी नहीं करेंगे, ना ही बच्चे आपको वरी करना। आपकी अगर मार्क्स कम आए हैं तो जेई मेन की प्रिपरेशन को और स्ट्रांग करो। आपकी जेई मेन की प्रिपरेशन जितनी स्ट्रांग होगी 12th वाले पार्ट, आप उतने ज्यादा स्ट्रांग हो, इसमें भी स्कोर आपका उतना ज्यादा आए। बट अगर बाय द वे इमीडिएटली पेपर है, अब इमीडिएटली आपका पूरा सिलेबस जेई मेन के पर्पज से रिवाइज नहीं है, आपके मार्क्स इतने आ गए, तो डोंट वरी। द स्ट्रेटजी इज व्हाट? स्ट्रेटजी ये है कि जेई मेन के पेपर में जनवरी अटेम्प्ट में कोई भी बच्चा जो अभी काफी एवरेज भी होगा, ट्राई टू रीच अबाउट 90 परसेंटाइल। और जो बच्चे रिलेटिवली बेटर है, उनकी परसेंटाइल आनी चाहिए 96, 97, 98, 99, एंड वाई नॉट 100 परसेंटाइल, उस रेंज में आनी चाहिए। अगर आपकी ये परसेंटाइल आ गई, तो उसके बाद बच्चों फिर आपको बर्डन क्या है? आपका जेई मेन का पहले ही अटेम्प्ट में अगर आपकी परसेंटाइल रियली बहुत अच्छी आ गई, आपका जेई मेन का काम खत्म। अब जो फरवरी मंथ बचेगा, आप फरवरी मंथ में वेयर वेयर एवर आर सम गैप्स फॉर द बोर्ड प्रिपरेशन, आप पूरा का पूरा टाइम उस बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। तो जो ये गैप अगर कुछ था, फॉर वॉट एवर रीजन, आपका वो गैप भी खत्म हो जाएगा, और आप बिल्कुल 70 में से यू रीच 65 to 70 की रेंज के मार्क्स से पहुंच सकते हो थ्योरी के पेपर में, राइट? और ये केवल जो मैं फिजिक्स के लिए स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, फिजिक्स के लिए नहीं है। ये स्ट्रेटजी आपकी पीसीएम और पीसीबी वाले बच्चों के लिए, पीसीबी सबके लिए स्ट्रेटजी है। अब यहाँ पे हुआ, मैं 12th वाले पार्ट के अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका पूरा फोकस हैज टू बी फॉर व्हाट? यही मेन, एंड थ्रू दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन द प्री बोर्ड्स एज वेल इन द बोर्ड्स, आप दोनों में परफॉर्म करोगे। बट अगर कहीं जेई मेन की जनवरी अटेम्प्ट में परसेंटाइल कम आ गई, तो पता क्या है, अप्रैल अटेम्प्ट बहुत जल्दी होता है, और जब आपकी परसेंटाइल कहीं कम आई और प्री बोर्ड में भी आपको एक एवरेज है, आप पूरा अभी से लेकर के सारा टाइम बोर्ड्स में इन्वॉल्व हो जाओगे, पूरा आपका फरवरी, पूरा मार्च, और बोर्ड में आपका इन्वॉल्वमेंट इतना हो जाएगा कि जो जेई मेन के लिए स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए गए होंगे, कॉन्सेप्ट्स कराए गए होंगे, आप उस 2 मंथ्स में ऑलमोस्ट वो बैकग्राउंड में आ जाएगा, और उस थोड़े से पीरियड में अप्रैल अटेम्प्ट में फिर रिवाइज करके इसको लाना वो डिफिकल्ट होता है। ये एक बार के नहीं, मैं आपको कई बार के एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ। और अब तो गवर्नमेंट की ओर से ही बोर्ड के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स सब हटा दिए गए हैं। जेई मेन का सिलेबस और बोर्ड का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, और पैटर्न में भी कितना अच्छा चेंज किया गया है कि ये पैटर्न काफी कुछ बिल्कुल कोहेसिव हो बोर्ड के एग्जाम्स, जेई मेन की प्रिपरेशन के साथ। तो देर इज अ वेरी गुड कोहेशन बिटवीन द टू। तो आपकी आपका पूरा फोकस अभी जनवरी मेन के, जनवरी में जेई मेन के एग्जाम के लिए होगा। अलॉन्ग विद दैट, जब आप ये करोगे, आपके प्री बोर्ड्स भी हैं, राइट? प्री बोर्ड भी डिक्लेयर कर दिए गए हैं, प्री बोर्ड भी चल रहा है, बट ड्यूरिंग दिस टाइम ये तो चलना ही चाहिए। बट अलॉन्ग विद दैट 11th का जो पार्ट हमारी ओर से हो रहा है,
उस 11th वाले पार्ट के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। और मैंने बच्चों में एक गैप देखा है, ये जब बच्चों से बात हुई या उनसे मैंने कोई चीज पूछी क्लास में, जब मैं कोई चीज पूछता हूँ, सो आई फाइंड वन गैप दैट शुड नॉट बी। वो बिल्कुल किसी भी केस में वो गैप एक्सेप्टेबल नहीं है। गैप इज व्हाट, अभी 3 दिन पहले एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, उस टॉपिक में से ही पूछा तो बच्चे ने क्या बोला, मैं रिवाइज करके नहीं आया। अगर आप अभी कराए गए टॉपिक अभी रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आप करोगे कब? आप तो सपोज लूज कर देते हो। इफ आई थिंक दैट आई एम ए वेरी गुड फैकल्टी मेंबर, तो मैंने जो माइक्रोस्कोपिक चीजें कवर की होंगी जो बहुत से फैकल्टी मेंबर्स नहीं करते होंगे, आपको जब 3 4 5 दिन 6 दिन के बाद रिवाइज करोगे तो आपको माइक्रोस्कोपिक चीजें तो आप भूल ही जाओगे। बाकी 80-85% चीजें तो ऑलमोस्ट सारे फैकल्टीज क्या करते हैं, एक बिल्कुल सेम कंटेंट, उसमें तो कोई फर्क नहीं होता है। तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना है कि आपका कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में जो कवर होता है, आपको उसी दिन रात में जाकर के या नेक्स्ट डे उसे ठीक से रिवाइज जरूर करना है। और जब आप यहाँ पे अगले क्लास में आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आपको उस टॉपिक में अगर कोई क्लियरिटी नहीं थी तो आपको वो पूछना है सबसे पहले। सो स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स, आप भी बच्चों को इस चीज के लिए बहुत ही फोकस कराएंगे कि उन्हें इस पैटर्न पे ही करना है, और आप वरी नहीं करेंगे। जेई मेन की जैसे ही 12th वाले पार्ट में बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, दे आर श्योरली गोइंग टू परफॉर्म इन द प्री बोर्ड एग्जाम्स, इन द बोर्ड एग्जाम्स। नाउ द नेक्स्ट इज मेथड एंड डोमेन ऑफ अटेम्प्टिंग द पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में कैसे करना है और कितने करने हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज का नंबर बहुत बड़ा है। एक साल में इतने इतने सारे पेपर्स होते हैं। हाँ, एक काफी पब्लिशर्स ने एक बच्चों के लिए काफी एक ईज जनरेट की है कि टॉपिक वाइज दे रखे हैं पीवाईक्यूज। जब आपको टॉपिक वाइज दिए होंगे तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए 23 और 24 के जो अटेम्प्ट्स हैं, क्योंकि 23-24 में सिलेबस सेम था जो सिलेबस अभी है। 24 का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है और 23 में भी ऑलमोस्ट वो चीज इनकारपोरेट हो गई थी। तो आपको इसके तो सारे पीवाईक्यूज करने ही करने हैं। किसी भी स्लॉट का, जनवरी अटेम्प्ट का, अप्रैल अटेम्प्ट का, किसी भी स्लॉट का पेपर आपको करना है। हाँ, पीवाईक्यूज के करने में एक आसानी क्या होती है, जब आप देखेंगे, जैसे आपने देखा कि पीवाईक्यूज में एक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस हैं डिफरेंट ईयर्स के, तो एक सिंसियर कीन ऑब्जर्वर स्टूडेंट कभी भी ऑब्जर्व कर लेगा कि इन होल टॉपिक, इन होल चैप्टर, क्वेश्चंस आर जनरली रिपीटेड फ्रॉम सम स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स। टॉप पूरा चैप्टर काफी बड़ा था, बट देर आर सम स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड रिपीटेडली क्वेश्चंस आर आस्क्ड ओनली फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट। तो आपको इस चीज को माइंड करना है। तो जब बिल्कुल रिपीटेडली वही क्वेश्चन आ रहे हैं, डू नॉट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, आप फिर उतने करो। अगर एक बच्चे के पास लगता है उसे उसे टाइम बचता है तो इसके बियॉन्ड भी आप जाओगे, मतलब उसके पीछे फिर आप जाओगे 22 में, 22 में, 21 में, 19 में, 18 में, आप जितने कर सकते हो। क्योंकि उसमें भी क्या होगा, 20 मतलब कुछ एक ईयर्स में कभी कभी 19 में, 20 में कभी कभी कुछ पेपर्स टफ आए हैं, बट जब आप उसे सेग्रीगेट करके देखोगे और आप सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि किसी भी ईयर में हो, कुछ कभी भी ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस वर इजी एंड हार्डली 10% क्वेश्चंस वर टफ। तो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट कि समटाइम यू गेट ए टफ काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द पीवाईक्यू। सारे टफ क्वेश्चन एक ही पेपर में थोड़ी आएंगे। आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस might be 3 or 4 questions or 2 questions are tough, not more than that। इसलिए आपको वरी नहीं करना उस मैटर में। वाई टू वरी अबाउट दैट? जब पीवाईक्यू से करते हो तो आपके सामने आपने कई सारे सालों के क्वेश्चंस किए, उस चैप्टर के एक साथ आपको कई सारे टफ क्वेश्चंस मिल गए, क्योंकि आपने ओवर द इयर्स कई सालों के पेपर्स किए। ऐसा नहीं होता है, एक पेपर में हार्डली 3 to 4 क्वेश्चंस टफ होते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस आर आइदर एवरेज और इवन बस गुड, नॉट की बोलना चाहिए बहुत टफ, उस रेंज की नहीं होती, राइट। सो सबसे पहले इन सालों के और उसके
आपके पास डिपेंडिंग अपॉन टाइम आप जितने कर सकते हैं आप उतने पीछे जाएंगे। ठीक है, तो 12th वाले पार्ट में आपके काफी कुछ PYQs कंप्लीट हो चुके होंगे। जो भी बचे हुए हैं आप उनको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। और सुना कि डोमेन से मतलब यही था कि आपको कितने सालों के पेपर्स करने हैं, राइट। और उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप बिल्कुल छोड़ देना, तो जब आप करोगे तो आपके सामने वो टॉपिक भी आते रहेंगे जो टॉपिक सब डिलीटेड है। और कई बार वो टॉपिक इतने लिंक्ड होते हैं कि आपको नहीं पता लगता, तो आप उनमें बिल्कुल डिलीटेड टॉपिक्स की लिस्ट अपने सामने रखना। ठीक ना, हर एक टॉपिक में, कोई भी टॉपिक हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, कैपेसिटर है, कुछ भी है, डिलीटेड टॉपिक की लिस्ट अपने सामने रखो। और उस आर्टिकल का क्वेश्चन आता है तो आप उसे क्या करोगे, छोड़ दोगे, सो दैट कि आपका टाइम सेव होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। 11th वाले पार्ट में क्या करना है, मैंने बोला था PYQs में, अभी जब टॉपिक चल रहा है इसी मोमेंट पे उसका रिवीजन क्लास के नोट से जो अभी होंगे, उसी मोमेंट पे हम लोग क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस मार्क करेंगे अपने असाइनमेंट में से, उनका करना, और उसी टाइम पे PYQs करना। ये बिल्कुल साथ साथ करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड कि जिन बच्चों के बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स डिक्लेयर कर दिए गए होंगे, प्री बोर्ड्स आने वाले होंगे, प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, उन बच्चों को 11th वाले पार्ट के करने में इस टाइम पे थोड़ी सी मुश्किल आएगी। बट बच्चों मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अभी जब तक ये प्री बोर्ड्स वाला है, क्योंकि कुछ दिनों में प्री बोर्ड्स भी खत्म हो जाएंगे, तब तक आप ये कर सकते हो, अपने टाइम और एनर्जी का 30%, 30%, 30 to 40% depending upon how prepared you are for the 12th part, for the 11th part, or 70 to 60% time and energy for the 12th part till pre-boards are getting over। ठीक है ना, तब तक आप ऐसा कर सकते। 11th वाले पार्ट को भी अगर प्री बोर्ड का पीरियड एक लंबा चला, 20 दिन चला, कुछ चला, और आपने इस टाइम पे 11th वाले पार्ट में बिल्कुल भी सब कुछ आप छोड़ते गए, तो फिर आप इस पार्ट में थोड़ा सा पीछे रह गए। वैसे जनरली ये है कि अगर देखा जाए तो अगर एक बच्चे के एक सब्जेक्ट में 25 में से कोई अराउंड 14 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाते हैं, तो फॉर श्योर वो उस सब्जेक्ट में, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा, तो डेफिनेटली वो बच्चा 96 परसेंटाइल के ऊपर होगा। और अगर वो मैथमेटिक्स होगा तो 14 क्वेश्चंस का मतलब है कि ऑलमोस्ट वो बच्चा 98 परसेंटाइल के भी ऊपर होगा। 99 और 98 परसेंटाइल के बीच में कहीं पे उसका स्कोर होगा। वो परसेंटाइल में जनरली ऐसा होता है। बट जब आपकी ओवरऑल परसेंटाइल काउंट होगी तो आपका टोटल स्कोर काउंट किया जाएगा। तब आपका ये नहीं कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट के परसेंटाइल का टोटल करा, 3 से डिवाइड करा, दैट विल बी परसेंटाइल, नो नॉट दैट। तब आपका टोटल देखा जाएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, कितना स्कोर आया, बेस्ड अपॉन दैट विल बी योर ओवरऑल परसेंटाइल विच डिटरमाइंस योर रैंक। एंड रैंक के बेसिस पे ये होगा आपको कौन सा इंस्टीट्यूट और कौन सी ब्रांच मिलेगी। So alright students, so this is key how the PYQs are to be attempted and which PYQs are to be attempted। हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs के सॉल्यूशंस आप कोई भी बुक यूज करोगे, मेरी एडवाइस है आप PYQs की हार्ड कॉपी यूज करो। डोंट यूज द सॉफ्ट कॉपी। मोबाइल से नहीं देखोगे, किसी साइट से नहीं देखोगे, PYQs की हार्ड कॉपी को यूज करो, उसमें सॉल्यूशंस दे रहा। तो सॉल्यूशंस को यूज ऐसे मत। सॉल्यूशंस कई बार क्या होगा, आपने अपने क्लास में कुछ किया और सॉल्यूशन किसी में थोड़ा सा भी तरीका डिफरेंट है, सॉल्यूशन में कोई गलती है, आप कंफ्यूज कर जाओगे। आप उनके तरीके से फिर पूरी थ्योरी थ्योरी वाला फॉर्मूला उस तरीके से याद करने लग जाओगे। ये मत करिए। सॉल्यूशंस को अगर आप अपनी नॉलेज जो यहाँ पे आपने गेन की है उससे रिलेट कर सकते हो, और आपसे कोई किसी तरीके से थोड़ा सा मिस कर रहे थे, कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल सेम थ्योरी, सेम फॉर्मूला आपको आता था, उसी सॉल्यूशन में रखा और भाई यहाँ पे पढ़ाया गया था, बट आपसे कोई चीज मिस हो रही थी, बस उसकी देयर वाज समथिंग दैट यू आर नॉट एबल टू कैच। आप क्या करोगे, आप उसके लिए तो सॉल्यूशन ठीक है कि आपने उससे हिंट ले ली, बट अगर कभी कभी इसमें एक मेजर डिफरेंस लगता है तो आप वो फिर दोबारा से बिल्कुल नए तरीके से पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे। आप लोग हम लोगों से पूछोगे, फैकल्टी से आप पूछेंगे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हम लोग क्लियर करेंगे। तो आप सॉल्यूशंस दे रखे हैं उन बुक्स में, आप ना तो सॉल्यूशन मगअप करने की कोशिश करोगे, ना ही आप उस सॉल्यूशन
कि में कुछ जरा सा भी डिफरेंस लगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। उसे नेगेटिवली यूज नहीं करना है, उन सॉल्यूशंस को आपको पॉजिटिवली यूज करना। Already students and parents, it's requested to you also that kindly आपको फिर बच्चों को वॉच करना है, चेक करके रखना है कि दे आर गोइंग इन दिस वे, so that they achieve the optimum success. So all the best, and let's do a good effort and right effort with the right methodology. Thank you so much.